हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के 5th चैप्टर वैद्युत चालन के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने जो 4 चैप्टर पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था, स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट था, और उसमें हमने आवेश के बारे में गहन अध्ययन किया। आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेश क्या होते हैं, आवेश से कैसे विभव उत्पन्न होता है, आवेश कैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। यहां तक कि आवेश को कैसे स्टोर किया जाता है वह भी हमने पढ़ा संधारित्र में। तो ये सारे जो चैप्टर थे वो आवेश से रिलेटेड थे। अब ये जो चैप्टर है ये वैद्युत चालन, ये यानी कि वैद्युत धारा से रिलेटेड है। ये पूरा चैप्टर वैद्युत धारा के आसपास घूमेगा, जैसे कि आप पहला चैप्टर देख रहे थे। तो चलिए, इसका सबसे पहला ही हेडिंग होगा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आपको सबसे पहले समझना होगा कि वैद्युत धारा होती क्या है। अभी तक अगर आप पढ़कर आए होंगे क्लास 10th में, तो आप वैद्युत धारा के डिफिनीशन क्या देंगे? वैद्युत धारा के डिफिनीशन क्या देंगे कि सर जी, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आपसे, क्योंकि आप क्लास 12th में, तो आपसे तो वैद्युत धारा का डिफिनीशन पूछेगा नहीं। तो यहां पे हमें वैद्युत धारा पढ़ना नहीं, समझना है कि वास्तव में वैद्युत धारा होती क्या है। ये तो बस रटने के लिए हो गया। वास्तव में वैद्युत धारा क्या है अगर आपसे पूछी जाए कि समझाइए हमें वैद्युत धारा क्या है, ये तो आप डिफिनीशन दे दी, हमें समझाइए, तो कैसे समझाएंगे? तो देखिए, समझिए यहां पर ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में आवेश लेके चलिए आप। क्या है? आवेश है। ये क्या है? आवेश है। और ये अगर आवेश इधर की ओर गति कर रहे हैं तो इस आवेश की गति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। मतलब समझिए, ये कोई एक आवेश है और ये ऐसे गति कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं वैद्युत धारा। आवेश की गति को ही, आवेश की प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। लिख लीजिएगा अर्थात करके, क्योंकि इसको ही आपको पता होना चाहिए। आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को या आवेश की गति को लिख लीजिए, सबसे बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये पूछेगा नहीं डिफिनीशन आपसे। आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो यूनिट है, ये 2 चैप्टर में डिवाइड है। पहला वैद्युत चालन और दूसरा किरचॉफ का नियम। और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहला लेक्चर होता है ये बेसिक लेक्चर। और इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जिसे जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा, तो इसलिए तार में धारा ऐसे चलती थी। और इसमें से 3 डेफिनेशन में लिखवाऊंगा। पहला अफवाह वेग या अनुगमन वेग या श्रांतिक काल, और वर्ग मार्ग मुक्त पथ। ये 3 डिफिनीशन ऐसे हैं जो हर वर्ष पेपर में आते हैं, तो इसी लेक्चर में वो करवाए जाएंगे। तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा भाई, वरना चीजें छूट जाएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आवेश के प्रवाह को, दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं, तो लिखने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में आवेश क्या, धारा क्या होती है? तो आवेश की गति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब अगर 10th वाला हम लिख लें, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10th वाला फॉर्मूला हम लिख क्यों रहे हैं? अगर 10th वाला फॉर्मूला लिख ले तो सर I=Q/T, ठीक है। तो अगर हम अगर बात करें कि I का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो सर जी, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? सर जी, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी, कूलाम को 1 कर दीजिए और समय को 1 कर दीजिए। तो सर जी, 1 कूलाम बटे में 1 समय, 1 सेकेंड, इसी को सर जी 1 एम्पियर बोलेंगे। नहीं बच्चों, ये तो 1 एम्पियर हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1 एम्पियर की परिभाषा हम इसके थ्रू नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा,
1 एम्पियर की परिभाषा हम इसके थ्रू नहीं दे सकते, यही मेरा रीजन था ये फॉर्मूला लिखने का। परिभाषा 1 एम्पियर की इसके थ्रू हम नहीं दे सकते हैं। सर परिभाषा तब किसके थ्रू देंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी भी जाती है, लेकिन वो आपको अभी यहाँ नहीं करना है, वो आगे जाएंगे आप चैप्टर में, तब आपको अभी चीज़ें पता चलेगी कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। लेकिन ये इसलिए बता दिया जाता है कि आप पेपर में ये मत लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा, इसे आप परेशान मत होइएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए एक बार। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर सीधे व लंबे तारों के बीच प्रवाहित होने पर उन तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। तो इसको आप अभी आगे पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर बाद वो चीजें मिलेंगी। यहां पर बस एक बात याद रखिएगा कि अगर पेपर में आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है, क्या पूछता है? 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है, तो हम ये नहीं लिख लेंगे कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने को ही 1 एम्पियर कहते हैं, नहीं, वो आपको गलत हो जाएगा। 1 एम्पियर की परिभाषा 2 समांतर तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब आएगा आपका, अब स्टार्ट हुआ क्लास 12th। अभी तक तो बस मैंने थोड़ा सा ही बताया ना कि आवेश क्या होते हैं, तो विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश की गति को ही। अब आपका स्टार्ट हुआ क्लास 12th और अब आप देंगे प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। चलिए अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं आपसे, ये बताइए कि ये एक तार है, ये एक तार है, इधर चला, किधर चला, इधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया, देखिए फिसल गया। देखिए अब इधर इस तार में 3 एम्पियर की धारा आ रही है और इस तार में 4 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इस तार में कितने एम्पियर की धारा जाएगी ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये 1 है, समझ लीजिए ये 2 है, तो ये सर बता रहे बच्चे आई जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितनी जाएगी? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी 3 + 4 = 7। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 + 4 = 7। बताइए भाई, क्या इसमें 7 धारा जाएगी? और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी इसलिए नहीं क्योंकि अगर 2 वेक्टर हैं, जैसे ये मान लीजिए वेक्टर आपका A है और ये वेक्टर मान लीजिए सर आपका B है, और ये दोनों अगर इधर की ओर आ रहा है, तो ये जो सर परिणाम होता है ये क्या होता है सर जी? जो परिणाम होता है वो होता है सर R = A² + B² + AB cos θ। मैंने बोला भाई बात तो सही है, अगर 2 वेक्टर हैं तो चीजें तो यही होती हैं, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब उस बच्चे ने बोला कि सर ये वेक्टर है और ये भी यहां पे दिशा लगा हुआ है, तो ये वेक्टर ही है, तब हम ये क्यों कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूं ये सही भी है, ये सही भी है, लेकिन तब इस दिशा का क्या मतलब है? क्योंकि देखिए किसी भी राशि में अगर दिशा लग गई तो वो क्या हो गया? सदिश राशि। परिमाण तो सबके होते हैं, अदिश और सदिश में पहले अंतर समझिए। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका बस परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी परिणाम में दिशा दोनों होती हैं। तो और सदिश का योग अलग होता है इस प्रकार और अदिश का योग होता है इस प्रकार। तब बताइए जब इसका योग इस प्रकार कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है? वैद्युत धारा कौन सी राशि है? अब आप लोग सदिश अदिश दिमाग में सोच रहे होंगे, ये साइन लगा हुआ है तो ये दिशा को ही बता रहा है, तो बच्चे कहेंगे सर जी ये एक सदिश राशि है, लेकिन वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत डीपली चीजों को समझना पड़ेगा। जब मैंने बोल दिया कि वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, तब बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आता है कि सर जब वैद्युत धारा अदिश राशि होती है तब आप यहां पर दिशा क्यों प्रदर्शित किए हैं? ये दिशा तब क्या दर्शाती है? जब वैद्युत धारा अदिश राशि है ही नहीं, आप कैसे कह दे रहे हैं कि वैद्युत धारा अदिश राशि है जबकि ये दिशा दर्शा रही है?
तो मैं बोलूंगा, इसीलिए मैंने आपको वैद्युत धारा की डिफिनीशन बताई थी। और वैद्युत धारा की डिफिनीशन क्या होती थी सर जी? एकांक आवेश नहीं, वो नहीं भाई। वैद्युत धारा की जो मैंने आपको डिफिनीशन बनाई थी वो क्या बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के गति को, आवेश की गति को ही, आवेश की गति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो दिशा आप देख रहे हैं, ये जो दिशा है धारा में, ये दिशा धनात्मक आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। धनात्मक आवेश की गति की दिशा को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गति की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ये एग्जामिनर पूछते हैं, प्रदर्शित कर रही है। आपसे कोई पूछेगा कि जब ये अदिश राशि है तो ये दिशा क्या कर रही है? तो ये दिशा जो है ये धनात्मक आवेश की गति को, दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अब पूछ सकता है कि भाई धारा में आवेश का क्या मतलब है? तो सर जी आवेश की गति को ही तो वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले एक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ये वैद्युत धारा है ये क्या है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर सुनिए, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ये जो दिशा है ये धनात्मक आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए अब हमें पढ़ने हैं जो 3 डिफिनीशन, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, बहुत डीपली में पढ़ना है आपको। अब बताइए कि जो ये आवेश है, ये आवेश कैसे गति कर रहे हैं, क्यों गति कर रहे हैं, कहाँ से आवेश आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसे समझना है, लिखना कुछ नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? यहां बस आपको चीजें समझनी है। अभी तक अगर हम किसी से पूछते थे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है, तो बच्चे बताते थे सर जी धातु वे हैं जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु वे हैं जो उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर उनसे अगर प्रश्न पूछा जाता था कि ये उष्मा तथा विद्युत के धातु चालक क्यों होते हैं, तो वो एक जवाब में उत्तर दिया करते थे क्योंकि सर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे। ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अच्छा 10th के बच्चे को ये भी पता हो कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि अब आपको जानने का वो समय आ गया है। तो जानिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी एक वस्तु, जैसे मार्कर है, समझ लीजिए ये एक वस्तु है जो सोडियम की है। सोडियम का एक बड़ा सा टुकड़ा है, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। चलिए इधर ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास 23। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देने योग्य चीज है। तो अगर ये एक, जैसे मान लीजिए ये आयरन का बना हुआ कोई चीज, अगर वस्तु, कोई वस्तु है जो आयरन की बनी हुई है, कोई वस्तु, जैसे एक सेकंड रुकेगा, देखिए हम इस कड़े का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कड़ा क्या है? आयरन का बना हुआ है। जैसे कि ये बॉक्स है, तो क्या ये इसमें आयरन, ये आयरन का बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है? सर जी ये अणु से मिलकर बना हुआ है। अणु किससे मिलकर बना हुआ है? सर जी अणु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अर्थात ये जो कड़ा है ये किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है वो वास्तव में छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार ये सोडियम भी छोटे छोटे परमाणुओं से, सोडियम के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जी सर बिल्कुल बना होगा। तो देखिए इसमें क्या होंगे? सोडियम के बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? परमाणु होंगे। किसके? सर सोडियम के। सोडियम के इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। चलिए भाई सोडियम के बहुत सारे परमाणु हम ले लेते हैं। लीजिए सोडियम के बहुत सारे परमाणु हमने ले लिए। अब बात कीजिए यहां पर, अब हम लिखेंगे, अब इसको भूल जाइए और एक सोडियम को ले लीजिए।
एटॉमिक नंबर 11, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। अब अगर इसको हम बनाते हैं फिगर, तो न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, के सेल में सर जी 2। अब आप यहाँ पे हमसे केमिस्ट्री मत पढ़ने लगेगा, बस मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर जी 2, दूसरे सेल में सर जी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले सेल में 1, लास्ट वाले सेल में 1, लास्ट वाले सेल में 1। अब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना बाहर वाला, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही है ना, प्रोटॉन तो अंदर है, धनात्मक आवेश तो अंदर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से बहुत दूर होता है, और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक को घेरे हुए हैं, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में अनुनाद प्रभाव या रिजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर भी कार्य करता है। तो ये नाभिक से बहुत ही दूर है, जिसके कारण इसके और नाभिक के बीच एक क्षीण बल कार्य करता है, बहुत ही क्षीण बल, बहुत कम बल कार्य करता है। इसके और नाभिक के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्षीण बल कार्य करता है, बहुत क्षीण बल होता है, बहुत क्षीण बल कार्य करता है इसके और नाभिक के बीच, जिसके कारण ये घर रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ये जो होता है ना, ये बल ही साफ टूट जाता है, कमरे के ताप पर ये बल टूट जाता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। समझिए ध्यान से, ये इसके कारण देखिए, पहला तो ये बहुत दूर होता है, इसके कारण इसमें बल कम होता है। दूसरा रीजन इसमें बल कम होने का, ये सब अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे इसमें बल कम होता है। और इन सभी कारणों को मिलाकर ये बहुत नाभिक से बहुत क्षीण बल से जुड़ा हुआ होता है, और वो बल इतना क्षीण होता है कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये बल लगभग नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो जैसे देखिए सब, ये सोडियम है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ये भी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तत्व में मौजूद हो गए, और इसी इलेक्ट्रॉन को जो कमरे के ताप पर मुक्त हो जा रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चीजें ध्यान से समझिए, इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त एवं चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जी सर, इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त एवं चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मुक्त, अब ये देखिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसी में ऐसे भ्रमण करते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इससे टकराएंगे, कभी उससे टकराएंगे, इसी में अपना घूमते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक और धातु में एक धात्विक चमक होती है, और धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन अधातु में नहीं होते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको धातु नहीं पढ़ना था, बस मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझना था, जो कि आपको हम लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ऐसा तो ये लिखने को आता नहीं है, कभी नहीं आता है ना आएगा, एक बाई चांस आ गया, तब तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी तत्व अणु से मिलकर बना होता है, और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब कोई धात्विक परमाणु कमरे के ताप पर होता है, तो उसके बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, उसके बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर एवं अनुनाद प्रभाव के कारण बहुत ही क्षीण बल द्वारा बंधा हुआ होता है, बहुत ही क्षीण बल द्वारा बंधा हुआ होता है, जो कि कमरे के ताप पर मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर उसी तत्व में भ्रमण करता है। इसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस ये आपको समझना था, लिखने के लिए आएगा तो आप ये चीजें लिख लेंगे। अच्छा, अब हमें जो चीजें पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है, और देखिए मैं 3 डिफिनीशन लिखूंगा, और तीनों डिफिनीशन, पहले तो 2 बहुत ही इजी है, तीसरा वाले सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, पहला डिफिनीशन होगा बच्चों,
वर्ग माध्य मुक्त पथ, और दूसरा होगा, पहला क्या है, वर्ग माध्य मुक्त पथ, दूसरा है श्रांति काल, तीसरा आएगा बच्चों क्या, तीसरा आएगा आपका अफवाह वेग या अनुगमन वेग। देखिए ये इन तीनों में से कोई एक प्रत्येक वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष। किसी भी साल का आप पेपर उठाए, प्रत्येक वर्ष कोई एक आता है। और ये चीज ध्यान दें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे अधिक बार आने वाला ये है। तो इन तीनों को हम ध्यान से देखेंगे। दो तो समझना आपके लिए बहुत आसान होंगे, और तीसरा वाला भी बहुत आसान ही है, उसको मैं लिखवाऊंगा भी और समझा भी दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पहला डालते हैं हम लोग हेडिंग, वर्ग माध्य मुक्त पथ। पहला हेडिंग वर्ग माध्य मुक्त पथ। अब ये सर वर्ग माध्य मुक्त पथ क्या होता है? देखिए भी हमने बताया कि कोई तत्व है जिसमें, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही तत्व है जिसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं, सोडियम के बहुत सारे परमाणु हैं, और इनका मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो यहां पर है, ठीक है। तो ये जब गति करता है तो मतलब जिग जग मोशन करता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो जरूर है किसी न किसी से टकराएगा। तो मान लीजिए सोडियम से टकराया, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से टकराया, किसी से भी टकराया, ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। उससे एक बार ये टकराया और फिर एक बार इधर आया तो इधर टकराया, मतलब 2 क्रमांगत टक्कर हुआ। कहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि इसी साइड हो, उसी साइड भी हो सकता है। 2 क्रमांगत टक्कर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी 2 क्रमांगत टक्करों के बीच जो दूरी चली जाती है, इस दूरी को ही कहते हैं बच्चों वर्ग माध्य मुक्त पथ। इस दूरी को ही क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मुक्त पथ। परिभाषा कैसे लिखेंगे देखेंगे। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमांगत, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमांगत टक्करों के बीच, 2 क्रमांगत टक्करों के बीच चली, 2 क्रमांगत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही वर्ग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखिए इसमें तो पता है कि बस 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को, लेकिन ये याद होना चाहिए कि 2 क्रमांगत टक्करों के बीच जो टक्कर होने चाहिए वो क्रमांगत होने चाहिए। 2 क्रमांगत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मुक्त पथ। और जैसा कि मैंने बताया था, पहला दूसरा इजी है और दूसरा वाला तो इससे भी इजी है। देखिए दूसरा वाला क्या है? श्रांति काल। सर ये श्रांति काल क्या होता है? तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले समझिए थोड़ा सा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर भी टकराया इधर भी किया, मतलब 2 क्रमांगत टक्कर लिया, और इन 2 क्रमांगत टक्करों के बीच जो समय लगा उसी को बोलते हैं श्रांतिक काल, ठीक है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमांगत, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमांगत टक्करों के बीच, 2 क्रमांगत टक्करों के बीच लिए गए समय को ही क्या कहते हैं? लिए गए समय को ही श्रांतिक काल कहते हैं। काल कहते हैं, याद होना चाहिए। मतलब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
वो इधर उधर गति कर रहा है, और जो वो दो क्रमांगत टक्कर किया और वो दो क्रमांगत टक्करों के बीच जितनी दूरी चला उसे हम बोलते हैं वर्ग माध्य मुक्त पथ, और दो क्रमांगत टक्करों के बीच जितना समय लिया उसे बोलते हैं श्रांतिक काल। दूसरा है, सॉरी तीसरा मैंने लिख दिया है, उसे कहते हैं श्रांतिक काल। चलिए सर, श्रांतिक काल समझ में आ गया और वर्ग माध्य मुक्त पथ समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिखते जा रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिखने जा रहा हूं और उसको ध्यान दीजिएगा। बताइए, इतना लिखवाने के बाद भी बच्चे नोट्स कहते हैं, सर नोट्स, अरे क्या मैं नोट्स दूं, अपना लिखा हुआ आपको भेज दूं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे क्या? आप उसमें पढ़ेंगे, मान लीजिए हमारी राइटिंग नहीं समझ में आएगी, फिर हम अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे ना, हम अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे। अब जैसे हम इसमें चीज़ें आपको बताएं, इसमें कोई पॉइंट अगर आपको ऐसी लगी हो कि सर ये पॉइंट नहीं लिखे लेकिन हमें समझ में आ गई और हम भूल जाएंगे, हमें लिखना चाहिए, तो आप ऐसे लेंगे, ऐसे कोने में ऐसे लिख लेंगे। नोट्स ऐसे ना बनाया जाता है कि नोट्स एक बच्चे मांगना सीख गए, नोट्स नोट्स ये क्या होता है, नोट्स मुझे नहीं समझ में आता है। नोट्स खुद से बनाया जाता है, नोट्स खुद से ना आप बनाएंगे, नहीं समझ में आता है बच्चों को। चलिए, अरे हमें क्या, हम तो दे ही देंगे, अफवाह वेग तथा अनुगमन, अफवाह वेग तथा अनुगमन वेग। अब ये क्या होता है भाई, अफवाह वेग क्या होता है? अफवाह वेग तथा या, अरे तथा कहा यार, या दोनों एक ही चीज है। अफवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है सर बताइए? पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। किसी चालक के सिरों के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते चलिएगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में नियमित वेग जो कि 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है, नियमित वेग से गति करने लगते हैं। चालक के एक निश्चित दिशा में नियमित वेग से गति करने लगते हैं, ठीक है, गति करने लगते हैं। इसी वेग को अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसी वेग को क्या कहते हैं? इसी वेग को अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, समझिएगा। अब इसी को, यही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, ठीक है, यहां पे समझ लेंगे तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे उपस्थित हैं।
अब हमने क्या किया, इन चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर यानी कि हमने बैटरी लगा दिया, हमने इनके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया। ये था आपका निम्न विभव। और ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में जिसके कारण वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम अफवाह वेग कहते हैं। तो ये आपका क्या है, निम्न विभव, और ये आपका क्या है, उच्च विभव। जैसे हमने विभव स्थापित किया तो इनके बीच क्या हो जाएगा सर जी, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण F = EQ, आवेश पर क्या लगता है, एक बल लगता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण सभी आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि इस दिशा में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति, एक नियमित वेग 10⁻⁴ एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम इसी वेग को हम क्या कहते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसी वेग को हम क्या कहते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझ गए क्या कर रहे हैं, किसी चालक के सिरों में विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, विभवांतर स्थापित करने के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। अब ये वैद्युत क्षेत्र एक बल लगा रहा है, इस बल का सभी इलेक्ट्रॉन अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियमित वेग से गति करने लग रहे हैं, और इसी वेग को हम लोग अफवाह वेग कहते हैं। चलिए अब परिभाषा की ओर देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर, किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं, और इसी वेग को अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसी वेग को क्या कहते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो समझ जाइए आपके हाथ में 4 नंबर पड़ गए हैं इतना ही चीज़ें समझने से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का बस टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल हमें पढ़ना होगा अफवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, एक वैद्युत धारा की नहीं हम फॉर्मूला लेकर आएंगे, और वही फॉर्मूला हमारे में यूज होगा, वो I = Q/T नहीं यूज होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर पड़ा होगा, उससे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।